अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम कॉस्ट बेनिफिट टेक्निक देख रहे हैं। ये जो कॉस्ट बेनिफिट टेक्निक है ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी सारी टेक्निक से, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा आपको तारुफ कराना चाहता हूँ। प्रैक्टिसिंग के इसके जो है 2 सेशंस रखे हैं ताकि कुछ तो इसके बारे में पता चल जाए कि बाकियों से ये डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको देख लें। ये जो कॉस्ट बेनिफिट टेक्निक है, इससे पहले हमने देखी है डबल स्टैंडर्ड टेक्निक, एविडेंस टेस्टिंग टेक्निक, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन टेक्निक और कॉन्टिन्यूम स्केलिंग टेक्निक। डबल स्टैंडर्ड टेक्निक में हम ये देखते हैं कि जो हम अपने आप को बता रहे हैं क्या वही दूसरे को बताएंगे। जो जिस तरह से एक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, क्या वैसे ही दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे या वैसे ही दूसरे को इंटरप्रेट करके दिखाएंगे, या उसके साथ मामला डिफरेंट होगा। एविडेंस टेस्टिंग में हम एक इंसिडेंट में ये देखते हैं कि व्हाट इज द एविडेंस फॉर द रियलिटी, द फैक्ट, ट्रूथ क्या है। ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन में हम ये देखते हैं कि जो कुछ हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उसमें क्या दूसरी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। और कॉन्टिन्यूम स्केलिंग में जिस वक्त हम बहुत एग्जेजरेट कर लेते हैं अपनी किसी एस्पेक्ट को, मिसाल के तौर पर मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो मैं ये कह दूं कि इट इज़ टोटली, आई एम टोटली वर्थलेस, या मेरी कोई प्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं होती है, तो मैं कॉन्टिन्यूम स्केलिंग को यूज़ करता हूँ टू एग्जामिन द डिग्रीज, प्रॉब्लम की डिग्रीज क्या हैं। इसका मतलब ये है, अगर गौर कीजिए तो इसका मतलब असल में ये है कि ये जितनी भी हमने अभी तक देखी हैं, डबल स्टैंडर्ड, एविडेंस टेस्टिंग, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन और कॉन्टिन्यूम स्केलिंग, ये बेसिकली इंसिडेंट से रिलेट करती हैं। जबकि आज जो हम देख रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट टेक्निक, वो बेसिकली इंसिडेंट से नहीं रिलेट करती। वहां पर क्वेश्चन ये बन जाता है कि इवन इफ दिस बिलीफ इज ट्रू, वो इंसिडेंट नहीं, वो बिलीफ से रिलेट करती है। बिलीफ से, या मिसाल के तौर पर मेरी जो मैंने अपने जहन में रूल्स बनाए हुए हैं, या कुछ अजम्पशंस क्रिएट की हुई हैं, या मेरी कुछ हैबिट्स हैं, ये उनसे रिलेट करती हैं। वो असल में ये पूछेगी कि इफ इवन इफ दिस बिलीफ और assumption और रूल और my habit is true, useful और understandable, what is it doing to me। इंसिडेंट से ये इसको आप इसको डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकेंगे। मैं आपको जब एक्सरसाइजेस भी दूंगा तो आज मैं असल में ये बताना चाह रहा हूँ कि इन एक्सरसाइजेस के अंदर से आपको ये अखज़ करने पड़ेंगे, यानी ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपका बिलीफ क्या है इस मामले में। इफ़ यू आर थिंकिंग द सेम वे एज द इंसिडेंट जो हमने शेयर करेंगे, तो आपके ख्याल में कोई रूल्स हैं, आपके कोई बिलीफ्स हैं, अजम्पशंस हैं, वो क्या है। इट इज़ बेटर इन, ये जो बात मैंने नीचे लिखी है, इट इज़ बेटर टू एनालाइज बिलीफ्स, रूल्स, अजम्पशंस एंड हैबिट्स और कोपिंग स्ट्रेटजीज rather than isolated incidents। किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि फॉर अप्लाइंग द कॉस्ट बेनिफिट टेक्निक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मूव फ्रॉम द सरफेस लेवल। एक हुआ इंसिडेंट, उस इंसिडेंट ने मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, मैं उसके बारे में उसको एक तरह मैं उसके बारे में अपसेट हो गया हूँ। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें मैंने इस इंसिडेंट से डीपर लेवल में जाना है और बिलीव्स, रूल्स, assumptions, हैबिट्स और कोपिंग स्ट्रेटजीज को अनकवर करना है। पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व द इंसिडेंट। Instead, they are required to identify what beliefs, rules, assumptions, and habits or coping strategies might be operating beneath the surface। इसमें ये बिल्कुल पॉसिबल है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं, ज़ाहिर है कि आप अपने लिहाज से इसको देख रहे हैं कि जो आप निकालेंगे रूल्स या हैबिट्स या बिलीव्स या कोपिंग स्ट्रेटजीज, वो अपने लिहाज से निकालें और वो दूसरों से डिफरेंट हों। In real life, there is often more than one possibility, belief or assumption operating। मैं आज आपके सामने सिर्फ चंद मिसालें, एक दो मिसालें कोशिश करूंगा ले आऊं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम दैट वी हैव, कि इसमें हाउ डज व्हाट डज इट एक्चुअली लुक लाइक। ठीक है जी, ये जो एस्पेक्ट है ना कि आपने एक इंसिडेंट के बजाय उसके पीछे मौजूद बिलीव्स या रूल्स या अजम्पशंस तक पहुंचना है, या कोपिंग स्ट्रेटजीज या हैबिट्स तक पहुंचना है,
तो उसको देखना है कि वो हम कैसे करते हैं। हम इस सिलसिले में चंद मिसालें ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसिडेंट जो है वो ये है कि शाहिद सेंड्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। आप इस तरह से सोचिए कि ये आपके मामले में ऐसा हो रहा है। एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टू अ फ्रेंड, several hours pass without a reply. He checks his phone repeatedly throughout the day and becomes increasingly upset. जाहिर है कि अगर इफ़ यू हैव बीन देयर, अगर ये सिचुएशन आपको पेश आई हुई है, आपकी नज़र में एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने किसी को भेजा है लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा, एक टाइम गुजर गया, तो अब आप उस मामले में अपसेट होना शुरू हो गए हैं। तो जो चीज़ इन चीज़ों इसको अनकवर करेगी वो इस नौइयत के सवालात हैं। आपका ये पूछना अपने आप से कि व्हाट माइट शायद बी थिंकिंग। आप लोग अगर इस पे कोई शेयर करना चाहें, इस तरह की सिचुएशन में आप अगर रहे हैं, तो व्हाट माइट यू बी थिंकिंग? एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर जी? एनीबडी हु वुड लाइक टू ऑफर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस? व्हाट माइट शाहिद बी थिंकिंग? दिस पर्सन कैन बी यू, दिस पर्सन कैन बी मी। व्हाट माइट ही बी थिंकिंग? आपके साथ अगर कभी ये पेश आया हो तो आपने क्या सोचा, या किस बात, क्या चीज़ अपसेट जी कर रही थी आपको? जी मुजाहिद साहब अनम्यूट कर लीजिए आप। मौलवी साहब, इसमें सबसे ज़्यादा ये अक्सर अक्सर पेश आता है और इसमें ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग होती है और कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती। जैसे कोई बड़ा हादसा पेश आ गया, कोई मर गया, कोई कुछ मुश्किल में गिरफ्तार हो गया, परेशानी का शिकार हो गया, कोई किडनैप हो गया, फॉर एग्जांपल कोई जा रहा था। ये रोज़ वाक़यात पेश आते हैं कि जैसे आपने फरमाया कि मैं लोकेशन चेक की और एग्ज़ाम्पल यह मेरी बेटी है, उसके भी उसका एक बेटा भी है। उसने मुझे काइंडली एक अपनी लोकेशन दी हुई है। वो मूव कर रही थी इस स्टॉकहोम में, तो उसकी बैटरी जो थी, मैंने उसको रोका हुआ था कि गाड़ी चलाते हुए आपने फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना, मगर वो उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और वो टाउन के अंदर वो एक जगह उसकी लोकेशन वहीं खड़ी रह गई। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो अ, फिर पैनिक हो गया जी कि हम्म। हालाँकि मुझे पता था कि मैंने उसको कहा कि फ़ोन नहीं सुनना, मुझे पता था कि वो गैर ज़िम्मेदार नहीं है। मुझे पता था कि वो अपने बच्चे के साथ है और वो आ रही है, मगर इसके बावजूद भी वो हादसा हो गया। वो यानी कि डरावने ख्वाब, और ये अक्सर होता है जी। हम्म। हम्म। ठीक जी। अब ये देखिए, ये जो बात वो कर रहे हैं कि ये मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया, ठीक है? अब हमें इसमें असेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि इफ़ दैट थॉट वर ट्रू, व्हाट वुड इट मीन? इसका तो मतलब है कि अगर ये जो इनकी सोच है, अगर हमने ये असेस की होती और वो ठीक होती, तो इसका क्या मतलब होता? अभी तो ये आप खुद बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये सवाल नहीं होगा कि इफ़ दैट थॉट वर ट्रू, यहाँ पर तो ये होगा कि ये जो इनकी अजम्पशन है, व्हाट डज़ इट से अबाउट हिमसेल्फ? व्हाट डज़ इट से अबाउट, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे व्हाट वुड इट मीन का मतलब क्या है, इसको समझ लें। इसका मतलब है कि ये जो सोच आपने निकाली है शाहिद की, यहाँ पर तो खुद सोचने वाला बता रहा है कि मैं ये सोच रहा था। ये जो सोच आपने निकाली होती, अब आपके पास एक क्लियर डेटा मौजूद है जो इन्होंने अभी शेयर किया है। So now what you can do is you can skip this part कि if that thought were true. अब आप simply ये पूछ सकते हैं कि what does it mean? What does it mean about his beliefs about himself, about his children, about the situation? ठीक है जी। यानी ये जो एस्पेक्ट है, ये अगला स्टेप है इसका। मिसाल के तौर पर वो ये सोच रहे हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो लाजमन कोई प्रॉब्लम ही है जिसकी वजह से पैदा हुई है। ये लाजमन यानी कोई मुश्किल आ पड़ी है जिसकी वजह से पैदा हुई है। यानी ये इसमें इसके अंदर जो चांसेस हैं वो कम हैं कि इंसान मिसाल के तौर पर मिस हो गया हो, या यही बात कि मैं आई वॉज लिटिल केयरलेस, कि जिसके नतीजे में फ़ोन जो है मेरा पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ऑफ हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है?
what would that suggest that he believes about himself? Uncertainty, ठीक है जी, he is actually not very certain about himself, apparently ऐसा लगता है. इसी तरह what rule or expectation about let's say उन्होंने एक डायरेक्शन दी है तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चों से, वो उसके मुताबिक चलेंगे, और अगर उसके मुताबिक नहीं चल रहे तो फिर लाजमन कोई गड़बड़ हो गई है. ठीक है जी, ये वाले सवालात हैं जिनको हमने लेना है. तो आपने इस चीज़ पर फोकस करना है कि हम बजाय इसके कि सिर्फ उस इंसिडेंट तक बैठ जाएं. इसके बाद क्या होगा कि फिर हम इस बिलीफ या जो आपकी हैबिट ऑफ थिंकिंग है या आपकी वो कोपिंग स्ट्रेटजीज जिसको कहते हैं वो है, या रूल्स हैं जो आपने दिन में अपने बनाए हुए हैं कि दिस इज़ द वे इट शुड हैपन, तो उसको देखना है आपने कि उसकी कॉस्ट और बेनिफिट क्या है. असल में ये है जो इसमें स्टेप है जिसकी वजह से हम इसको 2 सेशंस में कर रहे हैं. यानी पहले लेवल पर इंसिडेंट को लेके उससे बिलीफ निकालना है. हम अभी ये नहीं कह रहे कि इसका सोल्यूशन क्या है. जैसे मैंने अर्ज किया, इट इज़ नॉट अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग. एक आदमी जिस तरह से सोच रहा है उसके कोर बिलीफ्स अपने बारे में, सिचुएशन के बारे में जो उसने प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके बारे में, दूसरी शख्स के बारे में, अपने बारे में, दूसरे शख्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में, उसके कोर बिलीफ्स क्या हैं. ठीक है जी. और फिर उसके बाद ये कि उसने कोई रूल्स बनाए हुए हैं आपके ज़हन में. ये सारी चीज़ें इस तरफ लेके जाएंगी कि इंसान को अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन पे करना है बेसिकली, नॉट ऑन द इंसिडेंट. ये है जो इसके अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है. एक और अगर इसकी एग्जांपल ले लें, ये बात कि Sarah is asked to give a short presentation at work. She spends far more time preparing than necessary, repeatedly revising her slides and rehearsing every sentence. I'm not sure अगर आप में से किसी को अपने कॉलेज डेज में या अभी भी इफ़ यू हैव टू मेक प्रेजेंटेशंस तो ये सिचुएशन पेश आई होगी कि क्या होता है इसमें. दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू विल आस्क, और इससे वो बिलीव्स अनकवर होंगे. ये है जो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था, दैट यू हैव टू टेक इट अप. इसमें ये जो हमारी 5वीं अप्रोच है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, इसमें और आगे जो चलेंगी 1-2, उसमें आपने असल में बिलीफ्स, यानी यूँ फिर से समझ लें, कोर बिलीफ्स निकालने हैं. आपने अजम्पशन निकालनी है एक आदमी की, कोई रूल्स वो रखता है अपने ज़हन में कि ऐसा होना चाहिए, ठीक मामला यूँ होता. ठीक है, वो उसके बारे में कोई हैबिट्स ऑफ माइंड उसकी हैं, जो हैबिट्स ऑफ थॉट्स हैं उसकी जो निकालनी है. कोपिंग स्ट्रैटेजीज, मिसाल के तौर पर एक आदमी बार बार अगर फ़ोन चेक कर रहे तो ये उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजी है. बार बार आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया. अपने आप को बजाय इसके कि किसी प्रोडक्टिव काम में, किसी बेहतर काम में एंगेज करे, वो इसमें लगा हुआ है. ठीक है जी. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ जी. अगर कोई इसके बारे में सवालात हों तो मुझे बताइए, फिर इंशाल्लाह वील ओपन फॉर क्वेश्चंस. राफिया आप अनम्यूट कर लीजिए. मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आप बात कर रहे हैं, जैसे एक सिलसिला है कि आपकी बच्ची बीमार है, आपने डॉक्टर को फ़ोन किया है और वहाँ से जवाब मिलता है कि वो बिज़ी हैं, ही विल कॉल यू बैक, और वो कॉल बैक नहीं करता। तो अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये ठीक है, ही थिंक्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो व्हाई इज़ इट ही कॉलिंग? तो एक नेगेटिव सी फीलिंग शुरू हो जाती है उसके बारे में। तो इस तरह की चीज़ें कई दफ़ा होती हैं, तो ये डज़ दिस शो सम पॉइंट इन द पर्सन कंसर्न्ड लाइक माय सेल्फ कि ये नेगेटिवली क्यों सोच रही हैं? मेबी ही इज़ वेरी बिज़ी, मेबी समथिंग हैज़ हैपेंड, या इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि नहीं, द डॉक्टर शुड हैव इमीडिएटली कॉल्ड मी बैक। राइट. Right, and you're already giving alternatives. Maybe he's busy, maybe he's in a surgery, maybe he is, फैमिली की प्रॉब्लम है जिसके अंदर बिजी हो गया है. ये सारी आपने खुद क्रिएट कर ली हैं. तो व्हाई आरंट यू थिंकिंग लाइक दैट? No, I'm not, because he's in the clinic and it's his job to call back the patient. तो वो बार-बार चीज़ें आते हैं, he doesn't give me importance, doesn't give my child importance. What राइट. sort of a तो doctor देखें, is he? ये है कोर बिलीफ्स. यानी अगर मेरी ज़रूरत कोई मैंने किसी को बताई है और वो पूरी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ. Yeah. ये है कोर बिलीफ.
राइट। ठीक है, ये इसी तरह निकलते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़। यानी आपने बजाय इसके कि ये इंसिडेंट लेकर उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को ले लिया है, आपने ये कोर बिलीफ को निकालना है या अजम्पशन निकालनी है। ये कोर बिलीफ अजम्पशन तकरीबन एक ही चीज़ हो जाएगा। यानी यूँ समझ लें कि इफ़ समबडी इज़ इग्नोरिंग माई मैसेज दैट मीन्स आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट टू दैट पर्सन, दैट मीन्स ही हैज़ समथिंग टू हाइड। ये सारी चीज़ें हो सकती है ना। एक मेरे लिए मेरे अपने बारे में कोर बिलीफ है, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट टू दैट पर्सन। एक दूसरे के बारे में एक अजम्पशन हो रही है, दैट मीन्स ही हैज़ समथिंग टू हाइड फॉर इंस्टेंस, या वो बात नहीं करना चाह रहा, वो अवॉइड कर रहा है मुझे। ये चीज़ें जो हैं ये उसके बारे में मेरी अजम्पशन है, और कुछ सिचुएशंस के बारे में भी कभी हो सकती हैं। तो इनके ऊपर गौर करके आपने ये देखना है कि इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। यानी क्या हमारे पास कोई तरीका है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ ओनली क्रिएटिंग वरीज एंड स्ट्रेसेस इन आवर ओन सेल्व्स। ये सिर्फ हमारे अंदर डाल रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं, और दुनिया तो वैसे ही चल रही है। डॉक्टर अगर क्लिनिक में भी है और इग्नोर भी कर रहे हैं या इग्नोर नहीं भी कर रहे हैं, जो कुछ भी उसके साथ सिचुएशन है, वो तो चैन से बैठा हुआ है। प्रॉब्लम तो मेरे साथ है, और वो प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज दिस इज द वे आई एम थिंकिंग, और तो कोई वजह ही नहीं है। ठीक है, तो जी, ये कॉस्ट जी, जी। बेनिफिट एनालिसिस है जिसको हम करते हैं फिर। ठीक है जी, राइट, राइट। जी, सही। नाहिद आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये है कि मैं एकदम ना कोई भी ऐसा मामला होता है ना, मैं कहीं कोई सफ़र में हो, तो मैं इतनी नेगेटिव हो जाती हूँ कि इतनी ख़तरनाक ख़्यालात आते हैं कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं उनको कैसे कंट्रोल करूँ। और मेरा एक 17 साल का बेटा है जो कि उसकी आईसाइट काफ़ी वीक है। इस कदर वीक है कि मतलब उसको ग्लासेस भी नहीं लगते। और अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वो घर पे रहा, स्कूल में या स्कूलिंग जो थी, तो हमने उसको कहीं भी अकेले कभी जाने नहीं दिया। और फिर एक दफ़ा मैं काफ़ी बीमार थी, तो मैं उसके साथ बाइक में गई, मेरे ध्यान नहीं रहा और एक जंप आया, उसको नज़र नहीं आया और वो इतनी बुरी तरह हमारा एक्सीडेंट हुआ कि मैं बहुत दूर जाके गिरी और मैं ज़ख्मी हुई। तो वो ऐसे दिमाग में बैठ गया और अब मेरा बेटा हॉस्टल में है उसमें लाहौर में। तो वो अब जब कहते हैं कि हमने उसको कभी अभी साल हो गया उसको कभी अकेले हमने उसको वहाँ से आने नहीं दिया क्योंकि ट्रिपलेट हैं तो उसका जो दूसरा भाई वो भी साथ आता है जब भी उनकी छुट्टी वगैरह जो भी होती है। इस दफ़ा ये मुहर्रम की छुट्टियाँ थी तो उसने कहा अम्मी मैं आ रहा हूँ, तो काफ़ी 4-5 दिन का गैप है पेपरों का, तो मैं आ रहा हूँ। तो मैंने मतलब तकरीबन चीख के कहा, मैं कि तुमने अकेले नहीं आना, तुमने अकेले नहीं आना, कोई हादसा ना हो जाए कुछ। तो उसने कहा नहीं अम्मी कुछ नहीं होता, परेशान ना हो। तो और मैं इस कदर वो 2 घंटे का जो सफ़र था लाहौर से गुजरांवाला का, वो मैं इस कदर टेंस में रहती हूँ कि मेरे ना माइग्रेन हो जाता है। इतने बुरे ख़्यालात आते हैं कि कोई हादसा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कहीं रास्ता ना बदल जाए या कुछ और वो पहुँचने तक ना मेरी जान अटकी रहती है। ख़ैर वो ख़ैरियत से तो पहुँच गया, लेकिन मुझे मुझे उसके लिए इतना खौफ़ आता है, इतनी वो जहाँ भी जाता है ना, तो बहुत ही खौफ़नाक किस्म के ख़्यालात आते हैं, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं टकरा ना जाए। तो मैं इसको ना कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे क्यों? कैसे कंट्रोल करूँ इस चीज़ को? इसमें देखिए, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि जो उनकी इस वक्त की सिचुएशन है, उनकी नज़र का प्रॉब्लम है, इसका हम क्या इसके लिए कर सकते हैं जिसके नतीजे में ये जो स्ट्रेस है आपका ये ख़त्म हो। एक तो वैसे ही वालदैन को थोड़ा सा स्ट्रेस होता ही है ना अपने बच्चों के हवाले से, कि उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, और इस स्ट्रेस के नतीजे में वो स्ट्रेस मतलब टेंस रहेंगे। लेकिन इससे तो निकलना है हमें बहरहाल। दे हैव टू लिव देयर लाइव्स, और ज़िंदगी में इंसान को जो कुछ भी पेश आना है वो मेरे लिए तो बिल्कुल अनसर्टन है लाइफ, बट इट इज़ नॉट अनसर्टन फॉर गॉड। हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं ज़िंदगी को। हम जिस वक़्त अपनी ज़िंदगी को इधर से अप्रोच करना शुरू करते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो खुदा के लिए सरप्राइजिंग हो जाए। अल्लाह ताला के लिए हर चीज़ जो होनी है, मुझे किसी ने धोखा देना है, मेरे साथ कोई नुकसान होना है, मुझे कोई प्रॉब्लम आनी है, ये असल में इट कैन बी सरप्राइज और अनसर्टेनिटी फॉर मी। इट इज़ नेवर गोइंग टू बी अ सरप्राइज और अनसर्टेनिटी फॉर गॉड। जब मैं इधर से अप्रोच करता हूँ और इसको ज़हन में रखता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो अलीम है, हकीम है, कदीर है और रहीम है। वो मुझे अगर किसी प्रॉब्लम को देगा भी, तो मुझे उस प्रॉब्लम से निकल के मेरा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। यानी मैं इधर से अप्रोच करके अपने आप को थोड़ा सा पैसिफाई करूं कि ज़िंदगी को मैंने
कभी भी अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में नहीं लेना। असल में एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो अक्सर प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे साथ, जो साइकोलॉजिकली हमें टेंस कर देती हैं, उनकी बेसिस अगर देखी जाए तो बहुत सारी चीज़ों में से एक अहम बेसिस ये है कि वी वांट कंट्रोल ओवर लाइफ एंड वी विल नेवर हैव दैट। हमें ज़िंदगी का कंट्रोल जो है वो कभी नहीं मिलना। हमें अपनी ज़िंदगी पे भी नहीं पूरी तरह से कंट्रोल हासिल होना। हमें सिर्फ एक चीज़ पे कंट्रोल हासिल है, और वो ये कि मैंने सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो दोनों तरफ से काम करना है आपने। आपने अपने बेटे के लिए जो जो सिचुएशन है उस पे प्लान करें कि ताकि वो बिल्कुल महदूद ना होके रह जाए एक जगह पे। व्हाट कैन वी डू, हम कर क्या सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि व्हाट इज़ इट दैट वी कैन डू फॉर द चाइल्ड, कि वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उसने इंडिपेंडेंट तो होना है। इसकी इंडिपेंडेंस की हेल्प करनी है हमने, एक चीज़। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला पे ये भरोसा रखना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके, पूरी एहतियात करके, अब अल्लाह पे भरोसा करके अपनी टेंशन्स को उसके हवाले कर देना है। असलम तो नफसी इलैक व फव्वज़ तो अमरी इलैक, मैंने अपने मामलात तेरे हवाले कर दिए, अब तू संभालेगा उन्हें। ठीक है ना? और वो जो संभालेगा वो ठीक संभालेगा। जो मेरी ज़िम्मेदारी है मैंने पूरी करनी है, और इसके बाद सिचुएशन को अल्लाह ताला के हवाले कर देना है। ये वाला एस्पेक्ट जो है, इसका एक बैलेंस है जो हमें मेंटेन रखना है हमेशा ज़िंदगी में। तो इसमें कोई शक नहीं कि एक मुश्किल है, और इस मुश्किल के लिए आपको ये प्लान भी करना चाहिए कि ये कैसे हम इसके लिए क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं कि ये कुछ इंडिपेंडेंस की तरफ जा सके। ज़ाहिर है कि उसको अगर आप ये बताएंगे कि नहीं तुम अकेले नहीं आ सकते हो, तो इसका मतलब है कि जब वो टोटली डिपेंडेंट है अपने भाई पे, इस डिपेंडेंस को हमने कम भी करना है विद टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता इस जगह पे लाना है कि वो अकेला भी अपने काम शाम, अपने आना जाना जो है वो कर सके, ताकि वो ही शुड। इसके मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इसके नतीजे में जो सिचुएशन पैदा होती है, एक तो है ना जो माजूरी अल्लाह ताला की तरफ से एक आई, एक आजमाइश के तौर पर इंसान को मिल गई, और एक वो माजूरी है जो मैं उसके अंदर खुद पैदा कर देता हूँ। नहीं, मैंने उसको ये हौसला देना है कि नहीं, ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने अगर एक फैकल्टी मेरी कम रखी है, तो मेरी बहुत सारी फैकल्टीज़ को उसने बढ़ा भी दिया है उसके नतीजे में। और मेरे लिए वो ज़िंदगी जो है बहरहाल आजमाइश के पहलू से उतनी ही है जितनी मेरे पास रिसोर्सेज हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला इसके लिए कोई रास्ता निकाले कि आप क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं। और भी कोई अगर इसमें शेयर करना चाहें जी, तो मोस्ट वेलकम, कि क्या हो सकता है इस तरह की सिचुएशन में, व्हाट कैन बी ऑफर्ड टू आवर सिस्टर ओवर हियर। इसमें जो मोइस साहब आपने बड़ी जो क्लियरली बिलीफ वाली, अंडरलाइंग एजम्पशंस वाली बात को वाजे किया, वो अगर मैं एज अ मैटर ऑफ एक्सरसाइज सिर्फ ये बहन के मामले में देखूं, तो मुझे ये एक्सरसाइज, इसमें एक एजम्पशन बड़ी क्लियर नजर आती है। वो ये कि मेरा काम एज अ पेरेंट ये है कि मैं बच्चों को किसी भी तरह की मुश्किल से प्रोटेक्ट करके उनको मुश्किल मुश्किल ही ना आए, क्योंकि हर आने वाली मुश्किल जो है वो बुरी है। अगर इस अजम्पशन को चैलेंज करें हम, और हम इसको इस तरह से देखें कि हर आने वाली मुश्किल एक्चुअली उनको ट्रेन कर रही है और मजबूत करेगी, अपॉर्चुनिटी बन रही अपॉर्चुनिटी बन रही है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुश्किल ना आए, वो तो आएगी, किसी न किसी नौयत की तो आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कानून ही ऐसा बनाया कुदरत का। लेकिन उसी कुदरत के कानून में ये भी है कि जब एक मुश्किल से हम गुजर जाते हैं, तो वो मुश्किल हमें मजबूत भी कर देती है। तो है। अचानक से मामला जो है वो इसकी जगह कि परेशानी की जगह इस तरफ चला जाता है कि अच्छा, वो हम करेक्टिव एक्शन क्या ले सकते हैं, और अगर छोटी सी परेशानी हो भी गई तो उससे बहरहाल गुजरने के बाद एक एहसास, एक रिलैक्सेशन की फीलिंग ये जरूर आएगी कि एक लेवल ऑफ प्रॉब्लम और चैलेंज की कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है। बिल्कुल। जैसे उन्होंने कहा कि वो अकेले आ गए आराम से और सब कुछ ठीक हो गया। तो अब अगर अजम्पशन ये है कि मुश्किल आनी ही नहीं चाहिए थी, तो फिर तो लगेगा कि शुक्र बच गए।
लेकिन अगर बिल्कुल। assumption ये है कि स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, तो फिर होगा कि हर बढ़ता हुआ कदम जो है, तो वो विशियस साइकिल से वर्चुअस साइकिल पे चली जाएगी मामला, बिल्कुल। जिससे रिलैक्स भी होते चले जाएंगे, कंफर्ट लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां भी पैदा करते चले जाएगा। आमीन इंशाल्लाह। बहुत अच्छा जी। और इसमें एक और चीज़ भी जो है, जो आपने वाकया बताया था एक्सीडेंट का, उसमें भी उससे भी एक चीज़, एक बिलीफ बन जाता है, और वो ये कि ये वाकया हुआ है, देयरफॉर आई शुड नेवर डू दैट अगेन। ठीक है जी, ये वाकया हो गया है, आप असल में वो फरामोश कर गए ज़िंदगी में। ऐसा हो जाता है कि फरामोश कर गए कि बहुत सारे सफ़र ऐसे भी किए थे जिसमें कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ था। यानी एक्सीडेंट्स हैपन, ज़िंदगी में हो जाते हैं। वो जो है ना, एक जो कोर बिलीफ है, जब हमने पढ़े थे ये कॉग्निटिव इसमें डिसोनेंस क्या कहते हैं इसको, कॉग्निटिव व्हाट डू वी कॉल दैट, डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के से पहले जो कोर बिलीफ देखे थे, उसमें एक बिलीफ ये था कि द पास्ट विल स्टिक विद मी, मेरा जो माजी में हो चुका है वही होगा। ये असल में ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसमें डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स भी होगा। तो आपने इसको एक ऑप्टिमिज़्म के साथ, एक रियलिस्टिक ऑप्टिमिज़्म के साथ, यानी ऐसा नहीं कि कोई मिरेकुलस हम देखें, हैं तो वैसे मिरेकल्स ही ये सारे, लेकिन ये कि बहरहाल एक रियलिस्टिक ऑप्टिमिज़्म के साथ इसको अप्रोच कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ कर दी कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से, जो कुछ सिचुएशंस में वो है, इसके ज़रिए से उसके अंदर रिसोर्सेज, उसको ज़्यादा रिसोर्सफुल बना दे इंशाल्लाह। इसमें अपना केस अगर मैं शेयर करूं वेरी क्विकली एग्जांपल, तो एक जब इस तरह का मामला मेरे साथ होता है मेरे साथ, तो उसको उसमें एक रियलाइजेशन मुझे अजम्पशन की ये भी आती है कि डीप इनसाइड बहरहाल मैं ये बिलीव करता रहता हूं कि बच्चों की फिक्र करना मेक्स मी अ गुड पेरेंट। हम्म। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते रहना, फिक्रमंदी करना, देखिए मैं कितना अच्छा बाप हूं या मैं कितना अच्छा पेरेंट। और बिल्कुल। और ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए पिक्चर भी करूं अपने जहन में कि जी बच्चे जो है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं रिलैक्स अपनी जिंदगी जी रहा हूं, तो ये पिक्चर मुझे अचानक से बहुत ही सही है। अनएक्सेप्टेबल लगती है कि इतना खुदगर्ज तो नहीं हो सकता मैं। तो हम्म, जबकि मामला शायद ऐसा नहीं है होना। बिल्कुल। अकल का तकाजा ये कहता है कि जो आप कर सकते हैं वो आप करें, उसके बाद उनको उनकी जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करने दें बिल्कुल। और पॉजिटिव रहें। बिल्कुल। एंड डोंट डोंट ट्राई टू सेव देम। ये नहीं है। उनको हमने इस चीज़ के बारे में अवेयर करना है कि ज़िंदगी को रिस्पॉन्सिबली गुजारना है। माशाल्लाह, वो आपने जिस तरह बताया है, इसको अपने ज़हन में क्लियर रखें कि वो जिस तरह से 2 घंटे की आपकी जो, जिसके नतीजे में मिग्रेन हो गई, वो पहुंच गया खैर आफियत से अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। इसी तरह पहुंचता रहेगा इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह ताला की इजाज़त है, और अल्लाह ताला उसको आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके सुख और चैन का बायस बनाए इंशाल्लाह। लेकिन जो कुछ भी खुदा की तरफ से मेरी ज़िंदगी में आना है, इट विल नेवर बी लाइक, इसलिए नहीं आना कि अल्लाह ताला मुझे तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है। इसको ज़हन में रखना है आपने। अल्लाह ताला मुझे एलिवेट करना चाहता है, मुझे, मेरे प्यारों को, मेरे आसपास लोगों को वो एलिवेट करना चाहता है। इसी एस्पेक्ट से मुझे अप्रोच करनी है ज़िंदगी। तो ये जिस वक़्त हम एज़ 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 बिलीवर्स इस पूरी बात को अप्रोच करेंगे, तो इसमें ये भी एस्पेक्ट शामिल करें कि हमारे ये जो बिलीफ्स होते हैं, कोर बिलीफ्स, ये कहीं हमारी रिलीजन के उस बिलीफ सिस्टम से, जो हमारे रैशनली होने चाहिए, उससे तो नहीं टकरा रहे होते। इसको ज़रूर देखना चाहिए, तो उनको ठीक करने में बड़ी आसानी हो जाएगी फिर इंशाल्लाह। मौलाना साहब, जो आपने सवाल पूछा है उसके लिए, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि हमें उस वक़्त क्या रिस्पॉन्ड करना है, इससे अपने आप इससे मामले को ठीक कर सकते हैं। और जैसे आपने दूसरा फरमाया कि हमें ये सोचना है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये तकलीफ़ है, परेशानी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और इसके अंदर उसी से सुकून मिल सकता है। यानी कि आपको तसल्ली मिल सकती है। तीसरा, जिस बिल्कुल। तरह अली साहब ने फरमाया कि मैंने सेम ऐसी बात आज से कुछ साल पहले मैं साइकोलॉजिस्ट से मिला था, उससे अपनी परेशानी बताई, तो उसने यही कहा कि आप क्या कर सकते हैं? तो उसके पास और मैंने उनको यही सवाल किया, जैसे अभी अली साहब ने कहा कि थोड़ी-सी बेहिसी सी लगती है कि हम थोड़े से बच्चों के बारे में ज़्यादा फ़िक्र ना करें।
तो उसके पास इस बात का जवाब नहीं था शायद, क्योंकि वो किसी दूसरे कल्चर से था। मगर जैसे आपने आप आखिर में फरमाया कि हमने हर चीज़ को ठीक नहीं करना, ना हम कर सकते हैं। तो इसको 2 बातों में कि हम अल्लाह ताला पे छोड़ के और जितनी उनको उनकी मदद कर सकते हैं समझा दें, और फिर बाद में फिर नताइज के लिए अल्लाह ताला के के हुक्म के आगे और आगे उसको कबूल दुआ कर करें, लें। बिल्कुल बिल्कुल दुआ करें। बेहतरीन नताइज के अल्लाह ताला ही के हाथ में है नताइज। लिल्लाहिल आकिबतुल उमूर, तमाम मामलात जो हैं उनका फ़ैसला तो अल्लाह ही ने करना है। मैंने जो कोशिश करनी है, बस इसमें जो गलती हो जाती है, जो बैलेंस है जिसको हमें लाजमन मेंटेन करना है, वो ये है कि हमने ना तो वो काम करना है कि जो अनड्यू हमारी जिम्मेदारी भी अल्लाह पे डाल दें हम, और ना ये करना है कि जो अल्लाह की जिम्मेदारी है वो हम खुद ले लें। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम वो अरेंजमेंट्स करें कि जिसके नतीजे में मामलात का बेहतर होना जो है उसके चांसेस बेहतर हो जाएं, और अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी नताइज निकालना है। नताइज अल्लाह पे छोड़ें, और मेहनत जो है, एफर्ट जो है, इसको इसके लिए अरेंजमेंट जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी है, वो मैं खुद करूँ। इसका बैलेंस कभी ना भूलें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी, अच्छा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा, मैंने ना ये आपकी वीडियो देखी थी तो मुझे लगा कि शायद ये काम करना है। मैंने एक स्टेटमेंट ली अपनी ज़िंदगी से और उस पे मैंने ये करने की कोशिश की थी। तो अब मैं असल में जानना चाह रही हूँ कि जो आप बता रहे हैं, उसको स्टेटमेंट के अंदर मतलब किस तरह उसको मैं समझूँ बात को? मतलब वो स्टेटमेंट ये थी कि अपनी औलाद के लिए मैं एक अच्छी माँ का रोल अदा नहीं कर पा रही। इससे मुझे शदीद गिल्ट होता है। तो अब मैंने इस गिल्ट का एनालिसिस किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो वो नहीं नहीं, जो पहले जब गिल्ट का एनालिसिस नहीं अच्छा करना। पहले ये देखें, ये आपकी एक राय है, इस राय के पीछे कुछ बिलीव्स हैं। ठीक है, बिलीव्स क्या हैं आपके? नंबर एक ये कि व्हाट इज़ अ गुड मदर, ये कुछ आइडिया होगा ना। ठीक है, कि ये अच्छी माँ होनी चाहिए। अच्छा, ये बात कि मैं हमेशा वो करती हूँ जो वो नहीं, मेरा आइडियल मदर जो है जिसको करना चाहिए मैं वो नहीं कर पा रही, इसी वजह से एक एक डिसोनेंस क्रिएट हो रही है, एक गैप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये जो दोनों ही चीज़ें हैं इनको टेस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट करके तो ये डिसाइड कर लें। असल में ये बात कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, जब आपने ये फैसला कर लिया तो इसका कॉस्ट और बेनिफिट क्या होगा, ये हमने डिसाइड करना है थ्रू दैट बिलीफ। आपने वाक्य से नहीं करना, इन दोनों में फ़र्क है। यानी वाकया ये होगा कि आप किसी एक चीज़ को उठाएं कि मैंने मिसाल के तौर पर ये डिसाइड किया था कि मैंने अब ऊंचा नहीं बोलना अपने घर में टू बी अ गुड रोल मॉडल, लेकिन मैं ऊंचा बोल रही हूँ, एंड देयर फॉर आई एम नॉट अ गुड मदर। तो असल में ये जो बात है, ये ऊंचा बोलना, उस सिचुएशन को देखें, उस सिचुएशन के पीछे आपके कुछ कोर बिलीफ्स हैं, कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ रूल्स आपने अपने ज़हन में बनाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको रख कर देखें कि क्या उन किसी एक चीज़ को उठा के कि उसको उसकी कॉस्ट और बेनिफिट क्या है। यानी मैं ठीक तो नहीं कर सकता हूँ इस वक्त इस सिचुएशन को, बट डज इट मीन दैट, और मैं इसमें इससे क्या हासिल करना चाह रहा हूँ। यानी जब आप ये डिसाइड करते हैं दैट आई एम नॉट अ गुड मदर, लेट्स से, तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि मैंने अपनी कुछ प्रैक्टिसेस बेहतर करनी है। बहुत आला है ये, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। लेकिन वाई डू वी हैव टू डिसाइड? आप ये कहें आई एम अ लर्निंग मदर, आई एम ऑलवेज इम्प्रूविंग, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, आई विल ट्राई टू बी अ बेटर मदर टुमारो एज कम्पेयर टू व्हाट आई एम टुडे। लेकिन ये जब आप कहते हैं ना कि आई एम नॉट अ गुड मदर, तो ये असल में लेबलिंग हो गई है। इसके बाद अगर आप ये ज़्यादा देर बोलते रहेंगे तो आप ये अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट भी कर लेंगे, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर मुझे समझ नहीं कोर बिलीफ्स किस तरह निकालने हैं मतलब। आप देखिए, जब आप ये कहती हैं कि मैं अच्छी अच्छी माँ नहीं हूँ, तो आपने कुछ रखा होगा ना ध्यान में कि अच्छी माँ क्या होती है। जी। अच्छा, इसके बाद आपने उसके साथ कंपेयर किया होगा कि मैं क्या हूँ, ये भी कंपेयर किया होगा। वो जो आप हैं, वो जो आपने अपने आप को डिसाइड किया कि मैं क्या हूँ, वो एक किसी एक दो चार इंसिडेंट्स पे डिसाइड किया है, या मिसाल के तौर पे उसमें डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव तो नहीं कर दिया, या आप फोकसिंग ऑन द नेगेटिव तो नहीं कर रही हैं इस मामले में, या फॉर इंस्टेंस ये बात कि मैं किसी को देख के अपने आप को कंपैरिजन में मुब्तला तो नहीं कर रही हूँ।
ये सारी चीज़ें होंगी ना उसमें। तो आपने ये देखना है कि इसमें असल प्रॉब्लम किधर है। क्या मेरा बिलीफ ठीक है कि अच्छी माँ क्या होती है, मेरी असेसमेंट ठीक है कि मैं इस वक्त इस मामले में इधर खड़ी हूँ। लेट से आई एम नॉट अ गुड मदर मीन्स लेट, ये तो जो आपने स्टेटमेंट दी है इसके तो ऊपर आप कॉन्टिन्यूम स्केलिंग पे भी जा सकती हैं। इफ़ यू वर टू लेट से गिव योर सेल्फ अ ग्रेड, रियलिस्टिक ग्रेड, कि मेरा ये स्टैंडर्ड है और ये रियलिटी है, तो मैं किधर खड़ा हूँ, तो किधर प्लेस करेंगे अपने आप को? ज़ीरो पे? नहीं 3-4 पे कर लूँ शायद। 3-4 आउट ऑफ 5, 10? 10 में से। 10 में से। तो अब आपने, अब वो जो 7 नहीं है उसको सामने रख कर देखें कि मैंने वो कैसे डेवलप करना है, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग एट इट। उसको फिर इधर से अप्रोच करना है। अगर आपने ये किया है ना, तो फिर इधर से अप्रोच। यहाँ पर वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टेक्निक्स हैं सारी, इसको मुख्तलिफ जगहों पे, मिसाल के तौर पर अगर मेरा बिलीफ ये बन चुका है कि आई कैन नेवर बी ए गुड मदर, इसके ऊपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्लाई करें। आई एम नॉट अ गुड मदर जो है, वो असल में आपने पहले ही कोई इंसिडेंट नहीं है जिसको लिया है, वो पहले ही एक एक ऐसा रूल है जिसको क्या, या एक ऐसा प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, एक जनरलाइज स्टेटमेंट है जिसको ले लिया है, जिसका एनालिसिस पहली 3 में हो सकता है। पहली 4 जो हमने की है ना, एविडेंस टेस्टिंग है, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है, ये कॉन्टिन्यूम स्केलिंग है। आई एम नॉट अ गुड मदर के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो आई वुड सजेस्ट कॉन्टिन्यूम स्केलिंग ही होगा जी। मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा आज, आई विल शेयर सम इंसिडेंट्स कि जिनके ऊपर आपने ये वर्किंग करके उनके अंदर से कोर बिलीफ्स, अजम्पशंस ये निकालने की कोशिश करनी है। जिस तरह मैंने ये 2 एग्जांपल्स दिए ना, ये सवालात हैं जो आपने पूछने हैं। सारे सवालात का जवाब नहीं देने की ज़रूरत। यानी आपने ये मिसाल के तौर पर डिटर्मिन कर लिया कि एक आदमी अपने बारे में ये मानता है, या सिचुएशन के बारे में या दूसरे के बारे में ये मानता है जिससे परेशानी हो रही है, तो इस बिलीफ की क्या कॉस्ट बेनिफिट है, इस बिलीफ को रखने का? इससे कोई ज़िंदगी में फ़ायदा हो रहा है? वो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है? वो क्या हो रहा है? नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है? ये देख कर तो फैसला कर लेंगे कि हाँ, ये बिलीफ रखना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो फीलिंग उसको मैं वगैरह को शेयर भी करूँ। ऐसे देखें। फीलिंग, फीलिंग भी होगी, फीलिंग जो है ना, दे, वो भी आप वो रिजल्ट है, वो नतीजा है इन चीज़ों का आपके नहीं अंदर। आपने जैसे कहा था ना, जी फरमाइए। आपने कहा था कि कोई इमोशन, फीलिंग, बिहेवियर या थॉट जो मुझे नुकसान पहुँचा रही है, तो फीलिंग नहीं तो नहीं नहीं, परमानेंट एक नहीं मिनट। होती ना। इमोशन मुझे ये बताएगी, अगर मैं अपनी इमोशन से अवेयर हूं ना, तो वो मुझे ये बताएगी कि मैं इस वक्त मुश्किल में हूं। और इस चीज़ से आपको हो सकता है इस तरफ डायरेक्शन मिल जाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ टेंस कर रही है। यानी मिसाल के तौर पर ये बात कि मैं मुश्किल में हूँ, आपको ये जब एहसास होगा कि मेरे अंदर कोई कमी है मिसाल के तौर पर, तो वो पहले, कई दफ़ा तो ये होगा कि बातचीत हो रही है, आपको एहसास हो गया और उससे फीलिंग डेवलप हो जाएगी। और कई दफ़ा ये होगा कि पहले फीलिंग डेवलप होगी, ठीक है, बिकॉज वो आपका कोई मेंटल पैटर्न है, वो जिसको ये लोग कहते हैं, मिसाल के स्कीम्स हैं, हमारी बचपन से डेवलप हुई हुई कुछ स्कीम्स हैं या मेंटल पैटर्न्स हैं, या हमारी एब्स्ट्रैक्शंस हैं जो ज़िंदगी में हमने ले ली हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं, अब हम उनसे कॉन्शियस नहीं हैं। वो जैसे ही मेरे सामने आई है चीज़, तो बगैर सोचे समझे मैंने उसको एक ख़तरा समझ लिया अपने लिए। वो क्या चीज़ है, मैं इससे अभी अवेयर होने के लिए आई हैव टू स्लो डाउन और इसको डिटर्मिन करने की कोशिश करूँगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। यानी आपने ये जो एक नतीजा निकाल लिया, आई एम नॉट अ गुड मदर फॉर इंस्टेंस, आई एम नॉट अ गुड पेरेंट, ये जो नतीजा निकाल लिया, इसकी डायसेक्शन करेंगे ना, तो आपको कुछ चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, वो डायसेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो रैंकिंग है वो 3 से 2 हो जाए, ये भी हो सकता है कि 3 से 6 हो जाए। कि नहीं, हम जब एक चीज़ को ओवरऑल देखकर फैसला करते हैं तो वो मामला इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता। लेकिन मिसाल के तौर पर आप जब ये सोचने लग पड़ेंगे कि अच्छी माँ को ये काम करना चाहिए, इनमें से 10 में से 6 काम तो मैं कर रही हूँ, वो 4 नहीं कर पा रही हूँ, तो आपकी रैंकिंग हो सकता है 6 हो जाए। अच्छा, इसी तरह से डिटेल में जाएंगे तो पता चले कि नहीं, 10 में से तो मैं 6 भी नहीं कर रही,
मैं तो एक कर रही हूँ, तो हो सकता है वो एक हो जाए। तो हम जनरली वी आर नॉट वेरी ऑब्जेक्टिव। इसको कोशिश करना है, इसीलिए वो जो कॉन्टिन्यूम स्केलिंग है वो असल में ये करती है कि आपको थोड़ा सा अंदर लेके जाएगी कि क्या कर देखना है आपने। ये जो मोहित साहब अजम्पशन अनकवर करने वाला पार्ट है इसका, वो अभी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे हमें, लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि सबसे अमेजिंग और सबसे वैल्यू वाला मामला ही यही है, जहाँ राइट, पे हम ट्रूली उसको इवेल्युएट करें बिल्कुल। और ऑनेस्टली अपने उन अजम्पशंस को गेज करने की कोशिश करें। और अमूमन जहां पे भी कोई हमें लिमिट कर रही होती है चीज, उसके पीछे जो बिलीफ या अजम्पशन निकलती है वो अजम्पशन ऐसी होती है कि वो शायद आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो गई होती है। मुझे याद है कि मैंने बड़ी यंग एज में अपने वाले साहब से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जी मैं अपना बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, और उस वक्त आई हैड वेरी गुड जॉब। तो उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत से, बड़े टैक्ट से बड़ा डिस्करेज किया, विदाउट साउंडिंग नेगेटिव। और उन्होंने मुझे एहसास दिलाने की कोशिश की कि देखो कितना अच्छा तुम्हारा करियर जा रहा है, और इतनी अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, बॉस कितने अच्छे हैं, वो लोग कितने अच्छे हैं इनके हाथ, वगैरह वगैरह। और उसके पीछे जो अजम्पशन निकली, जब उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन हुई, तो वो उनके इत्तेफाक से कह दिया उन्होंने। और वो अजम्पशन ये थी कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा, बिजनेस में तो लॉस हो जाता है, ये तो शरीफ लोगों का काम ही नहीं है। बिल्कुल। शरीफ लोगों को तो बिजनेस में लॉस हो जाता है, ये तो क्रुक्स कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक। और आप इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि इसका मतलब है मेरे वालिद साहब मुझे एक शरीफ आदमी समझते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें ये बहरहाल अजम्पशन छुपी हुई थी, जो एंड ऑन क्रेडिट वे क्रेडिट इज ड्यू, कि कुछ दिनों के बाद ही डिड टर्न अराउंड एंड ही सेड कि नहीं नहीं, आप करें, बिस्मिल्लाह करें। और बट उनके जो इंस्टेंट रिएक्शन था फॉर अ फ्यू फर्स्ट 1 or 2 days, वो यही था। और वो अजम्पशन, हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने खुद ही अनकवर करके ही वाकई वर्क ऑन इट वाकई विदाउट वाकई, रियलाइजिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही हैड अ सर्विस बैकग्राउंड, और उसमें सर्विस पर्सनल जो होते हैं वो, बिकॉज आई नो माई फादर वुड नेवर हैव लाइक्ड इट, बिकॉज बल्कि वो इंटरेस्टिंगली सर्विस बैकग्राउंड में वो सोचते ये होते थे कि ये सबसे सिक्योर चीज़ होती है, इट इज़ द बेस्ट एब्सोल्युटली। दैट यू कैन डू। और ही रिटायर्ड एट द पीक ऑफ, ही नॉट रिटायर्ड, ही वाज डिसमिस्ड फॉर करप्शन एट द पीक ऑफ हिज करियर। वो सबसे जो सिक्योर चीज़ होती है, उसके अंदर से वो किस तरह निकले थे, ये घर के अंदर ही पड़ा ज्यादा था हो कि जाती, वहीं ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो अजम्पशंस कई दफ़ा ज़िंदगी खुद तोड़ देती है हमारी, और बिलीफ जो होते हैं, हमारी अजम्पशन जो होती हैं। लेकिन यानी अगर आप ज़िंदगी को इधर से अप्रोच कर रहे होंगे कि ज़िंदगी ने लाजमन फेयर रहना है, मेरे साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब है अल्लाह मेरे से राज़ी है, तो ये अजम्पशन बहुत जल्दी टूट जाएगी आपकी। ठीक है? अगर आप इस जगह खड़े हैं कि मुश्किल सिर्फ उस पर आती है जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, तो ये टूट जाएगी। ये बहुत सारी हिस्ट्री में आप टूटी हुई देखेंगे, लेकिन चूंकि हम हिस्ट्री से कम लेसन लेते हैं, वाक़यात जो हैं वो कई दफ़ा हमारी अजम्पशंस को बिल्कुल तोड़ देते हैं। ये नतीजा निकलता है कि अगर मैंने खुदा को ठीक से, खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को, इस पूरी स्कीम को ठीक से समझा नहीं है, तो इस स्कीम के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए मेरा ईमान मुतज़लज़ल हो जाएगा। इसलिए कि मैंने उसको उधर से मैं जज कर रहा हूँ कि जिधर से जज हो ही नहीं सकती। यानी ज़िंदगी ने तो इस तरह से चलना ही नहीं है। मैं क्लोज़र्स देख रहा हूँ इस ज़िंदगी के अंदर। मैं समझता हूँ, मैं जब कोई मेरे से ज़्यादती करता है तो मैं अपने बच्चों से ही कहता हूँ कि तुम देखना इसके साथ क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, इस दुनिया ये टू बी कंटिन्यूड है, आगे जाके होगा जो कुछ होगा। और अल्लाह माफ़ करे, मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, इसलिए मुझे इस तरह की बड़ी बात भी नहीं करनी चाहिए। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। एक बहुत कॉमन जनरलाइजेशन इसी तरह की जो हमारे यहाँ अजम्पशन मैंने देखी है, और आई यूज टू कैरी दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अभी भी उसे जान छुड़ाना मुश्किल है। वो ये होती कि जी अगर अगर मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो ये अल्लाह का फजल है, और यकीनन मेरे साथ मेरे किसी चीज का इनाम है। और अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, पैसे खत्म हो गए हैं, कारोबार में लॉस हो गया है, जॉब में मसला हो गया है, या कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है,
तो इसका मतलब है या तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज है, या मुझे सजा मिल रही है, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जबकि मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। हो सकता है बिल्कुल दोनों ही ऑपोजिट हो, इम्तिहान है। हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ऑपोजिट हो बिल्कुल मामला। यानी वी डोंट नो। एग्जैक्टली। अल्लाह ताला की स्कीम को मैं नहीं समझ सकता इस तरह से, मैं इतना जान सकता हूँ जितना उसने मुझे बताया है। जैसे मैं हजरत सुलेमान की स्टोरी अभी कल परसों ही सुन रहा था, तो उसमें वो हाज़िम एंड फजल रब्बी वाला एस्पेक्ट जी, आया, एंड आई रियलाइज कि मैं उसको कितना गलत इंटरप्रेट करता रहा हूँ जिंदगी भर। कि मैं हादा ये मिन समझता रहा फजल हूँ कि जी रब्बी मेरा तो अच्छा हुआ है, लियब्लुवनी। कि देखें अल्लाह का हाँ, कितना फजल है मेरे ऊपर कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, जबकि हजरत राइट। सुलेमान ही कह रहे थे कि ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने किया जो भी किया। हाँ, और देखें उसके आगे भी यानी हाजा मिन फजल रब्बी लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर। ये अल्लाह का फजल है मेरे ऊपर ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनता हूँ या शुक्रगुजार बंदा हूँ। नाशुक्रा बनता हूँ। ठीक है, ये इसको ज़हन में वो रखें। टेस्ट है वो। वो ये सब टेस्ट है, एवरीथिंग। मैं तो इस चीज, हिदायत के अलावा सब कुछ इस दुनिया में जो मिलता है वो टेस्ट है। हिदायत भी टेस्ट है एक तरह से कि अब क्या करोगे, अब आगे क्या करोगे, क्योंकि जब तक जिंदगी है टेस्ट तो है। ठीक है। बेशक बेशक। जी राफे, आप अनम्यूट कर लीजिए। मुझे सब ये बताएं कि मेरे साथ बहुत दफा होता है कि अगर कोई मिसहैप हो जाए या समथिंग अनप्लेजेंट हैपेंस विद मी, समथिंग वेरी बैड हैपेंस विद मी और विद माय चिल्ड्रन, तो मैं फौरन ये कह सोचती हूँ कि मैंने कोई गलत काम किया है, गॉड इज पनिशिंग मी। तो फिर मैं सोच में लग जाती हूँ कि मैंने क्या गलती की थी, ये तो अल्लाह मुझे सजा दे रहा है। तो इससे किस तरह निकल सकते हैं, बिकॉज उसका कोई आंसर तो अल्लाह तो मुझे उस वक्त जवाब नहीं देता। तो मैं उसी पे राउंड 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 जाती हूँ। बच्चों के कुछ हो जाए या बच्चों के साथ उनको कोई परेशानी हो जाए, आई से दिस इज अ पनिशमेंट। तो इज देयर एनी वे ऑफ हैंडलिंग दिस इन अ बेटर मैनर? देखिए, एक बात तो ये कि इस दुनिया में पनिशमेंट तो नहीं है, इस दुनिया में कई दफ़ा हमारे काम जो हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस निकल आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि नॉट बिकॉज इट माइट बी अ पनिशमेंट बट बिकॉज व्हाट वाज माय रोल इन दिस। ये जो कुछ हुआ है इसमें अगर कोई मेरा रोल था तो मुझे उसको ठीक कर लेना चाहिए। इस वक्त मौका ज़िंदगी दे रही है, इसको मुझे ठीक करना चाहिए। लेकिन ये बात कि अल्लाह ताला अपने बंदों की आजमाइश करेगा, वो जो आजमाइश है वो कई दफ़ा आसानियाँ दे के करेगा और कभी मुश्किल दे के करेगा, यानी दोनों ही सूरतें हैं। मैं जिस वक्त इस तरह से ज़िंदगी को गौर करने लग पड़ूँ कि मैंने असल में ये देखना है कि ये पनिशमेंट है या नहीं, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन आई कैन नेवर बी एबल टू आंसर। आई कैन सी, ये मेरी, दिस इज़ अबाउट द मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, कि जब मैं ये देखने लग पड़ूँ कि ज़िंदगी जो है उसमें ये मिसाल के तौर पर फसल ठीक नहीं हुई, तो मैं ये देखता हूँ कि अच्छा मैंने इस दफ़ा ये चीज़ें टाइम पे नहीं की थी, तो मैं अगली दफ़ा के लिए सीख सकता हूँ। फसल ठीक नहीं हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे सज़ा दी है, अगर तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ तो अपने आप को ठीक करूँ। अगर उसने ये झंझोड़ा दिया है तो इसलिए दिया है ताकि तुम ठीक हो जाओ, यहाँ से जाना है, ये फसल के पीछे ना पड़ो इतना, तुम अपनी जहन्नम में चले जाओगे अगर तुमने ये कर लिया। तो इस लिहाज से ठीक करना है मुझे, नॉट टू गेट एनी वर्ल्डली बेनिफिट्स, अपने आप को ठीक करने जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह ताला की जन्नत का अहल बनने के लिए। लेकिन इस दुनिया के मामलात को ठीक करने के लिए, क्योंकि कॉज एंड अफेक्ट का रिलेशनशिप है इस दुनिया में, इल्लत मालूल चल रहा है, तो उसमें अगर मेरी तरफ से कोई कमी हुई है तो मुझे उसको ठीक कर लेना चाहिए, इतना ही गौर करना है। और अगर मुझे नहीं पता चला तो बस भरोसा करें, हौसला ना हारें, ऑप्टिमिस्टिकली ज़िंदगी को आगे अप्रोच करें। एक इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया, अगली इन्वेस्टमेंट फिर एक ऑप्टिमिज्म के साथ करें और देखें कि किस तरह से मैंने इसमें कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी थी। वॉज आई, इफ आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड और शैटर्ड, इट मीन्स दैट आई डिड नॉट नो दैट एवरी इन्वेस्टमेंट इंटेल्स द चांस ऑफ अ लॉस, एवरी इन्वेस्टमेंट। आई वॉज प्रॉब्ली ओनली लुकिंग एट वन साइड ऑफ इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो मुझे लेसन्स लेने हैं, बट नेवर कंसिडर ये सज़ा है, क्योंकि इस दुनिया में सज़ा नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह ताला तंबीह कर देते हैं, एडमॉनिश करने के लिए कई दफ़ा झंझोड़ा दे देते हैं ताकि आप वापस पलट आएँ, और वो उसी को देते हैं कि जिसके अंदर अभी वो पोटेंशियल पाते हैं, वरना वो ढील दे देते हैं। ठीक है, अब कर लो जो करना है, अल्लाह ताला उससे बचाए, अल्लाह ताला उससे ख़ास तौर पे बचाए जी, बिकॉज़ दैट मीन्स गॉड हैज़ एक्चुअली गिवन अप ऑन यू।
इससे बढ़कर जुल्म नहीं हो सकता इंसान का जो वो अपने ऊपर करे। जी सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज ठीक आ रही है? जी जी। हाँ सर, ये जो आपने आज सिचुएशंस बताई हैं और जो तरीका बताया है, तो मैं इस बारे में ये सोच रही हूँ कि एक वर्स कंडीशन में जब एक बंदे का एक्सपीरियंस हो जाता है और फिर अगेन वो दोबारा से उसको वैसे ही कोई दोबारा एक्सपीरियंस आता है उसकी जिंदगी में, तो वो इस काबिल नहीं होता है कि उस वक्त जो है वो कुछ अच्छा सोचे या अपनी सोचों को कंट्रोल कर ले या सिचुएशन से निकले। ये तो उसके बस में नहीं होता। और उस वक्त अगर जैसे सपोज अगर मुझे ये वाली बातें जो आप आज अभी कर रहे हैं उस वक्त पता होती, तो क्या मैं ये सारी चीजें सोचकर अपने आप को उस कंडीशन से निकाल सकती थी या नहीं? तो अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको सिचुएशन बता सकती हूँ कि देखें, अगर मेरे साथ ये हादसा हुआ था कि जब मैं अपनी बच्चियों को पिकनिक पे लेके गई थी, खुद ड्राइव कर रही थी और वापसी पर पथराव के नतीजे में मेरी गाड़ी के पे पत्थर लगा था और जो सीधा मेरी बेटी के कनपट्टी पे लगा था, और वो जो है वो वहीं समझे खत्म ही हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाना तो एक जरूरी था, इस वजह से लेके गए थे। तो उस वक्त उसकी एज थी कोई 16 साल। तो उसके बाद दूसरा, अब ये चीज ने जो मेरे दिमाग पे असर डाला था वो तो डाल रही था। उसके बाद जो दूसरा हादसा उसी के कोई 4-5 महीने बाद हुआ है, वो इस तरह था कि मेरे दो बच्चे बड़े वाले जो उस वक्त 18-20 साल के थे, तो वो दोनों जो थे ट्रेन का एक्सपीरियंस करने के लिए इस्लामाबाद कराची से रवाना हुए। और वो दोनों साथ थे, एक बेटा और बेटी, दोनों दोनों में 1 साल का फर्क। तो ये दोनों निकले हैं और इधर बेनजीर का असैसिनेशन हो गया था ये जो। और उसके बाद क्या हालात हुए थे वो तकरीबन अगर लोगों को याद हो, तो कराची तो बहुत ही ज्यादा मुतासिर था। और लेकिन ये कि वहां पे ट्रेन रोक दी गई थी लाहौर में। अब अब आप सोचें कि एक तो मेरा वो हादसा मेरे दिमाग पे इस तरह से ताजा ही था, और उसके बाद अब ये वाली कंडीशन कि वहां उनको ये हमला हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो हमले हो रहे थे, यहाँ पे तो जलाया जा रहा था, गोलियां मारी जा रही थी, सब हो रहा था। तो वहां पे भी ऐसा हो सकता था, लाहौर था वो, जाहिर है। तो अब क्या करूं, मेरे बच्चे कैसे वहां से निकलेंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत मुश्किल सिचुएशन पैदा कर रही थी। तो मैं तो बिल्कुल ही बस समझे कि दिमागी तौर पे ना मफलूज थी बिल्कुल। कैसे निकलेंगे, खालिद यहाँ पर है नहीं, वो बाहर ही है। तो फिर ऐसा हुआ कि वो नहीं थे, तो मैंने फिर अपने देवरों से राब्ता किया और ये कहा कि भाई क्या होगा, ये कैसे, वहां वहां लाहौर में तो कोई नहीं है जान पहचान वाला, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हम क्या करते। तो बस फिर अब आप बताएं कि इस तरह से हम, मैं तो कुछ बेहतर सोचने के काबिल नहीं हो सकती थी उस वक्त। एक सेकंड देखिए सर। चीज़ें, आई आई टोटली अंडरस्टैंड दिस। मैं ये देखिए, ये वाकया एक वैसा हो गया है कि जिसके अंदर मुझे आपकी इस बात से याद आया कि जब ये वाकया हुआ था उस वक्त हमारी पूरी फैमिली जो थी वो मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी। यानी मैं और मेरी बेगम इस्लामाबाद में थे। वन ऑफ माई डॉटर्स वाज इन रहीम यार खान। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, वो रहीम यार खान अपनी एक दोस्त की शादी पे गई हुई थी। एक और मेरी जो बेटी है वो लाहौर में थी। तो ये सारी सिचुएशन जो थी इसने एक टेंशन क्रिएट कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ मुझे करनी है वो ये है कि इस पर एतमाद रखते हुए आगे बढ़ना है कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए जो सबसे बड़ा इसमें सपोर्ट होती है वो ये होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ आएगा वो मेरे लिए बेहतर होगा, मेरे बच्चों के लिए बेहतर होगा। और ये इसमें कोई शक नहीं है, जो ग्रीफ है जिसको जिसको आपको अल्लाह ताला ने दिया, बेटी जो है बिल्कुल एक ऐसी डेथ के जो टोटली इट वाज अ शॉकिंग डेथ कि जिसमें से आपको गुजरना पड़ा। और इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको, इफ़ यू लुक बैक ऑन योर लाइफ टुडे, व्हाट यू माइट बी एबल टू असेस, आज कितना अरसा हो गया इस वाक़े को जिधर आपकी बेटी का इंतकाल हुआ था। सर ये वही जो बेनजीर का जब हुआ था नहीं, ना जो कत्ल, जो तो इंतकाल जो हुआ था पत्थर लगने से, हाँ, इसे 4 महीने, 4 महीने, वो तीन चार चार महीने महीने पहले। पहले उससे। राइट, सो कितने, मतलब इट्स बीन सम इयर्स। सो इफ़ यू लुक बैक ऑन योर लाइफ,
लेकिन वो तो अल्लाह ताला के हुजूर में पहुंच गई। मैं भी उधर पहुंच रहा हूँ, एक एक कदम उठा के, एक एक दिन करके उधर जा रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला इस काबिल बना देगा, क्योंकि वो तो एक बच्ची थी जो चली गई और उसको तो अल्लाह ताला ने जन्नत दे ही दी है। लेकिन मुझे इस चीज़ को हासिल करना है और अपने इस एक्सपीरियंस से अपने आप को बेहतर करना है। तो व्हेन यू लुक बैक ऑन योर सेल्फ, कोशिश कीजिएगा इस तरह से देखने की कि ये जो वाक़या है ज़िंदगी का, और फिर वो वाक़या है ज़िंदगी का जो जिसका आपने ज़िक्र किया कि हम अलग-अलग थे और इस तरह से सिचुएशन बन गई। टेंस तो हुई, व्हेन यू लुक बैक ऑन इट टुडे, तो क्या इसने आपको किसी लिहाज से मोल्ड किया जी है? सर। इसको हाँ आपने जी गौर सर, करना है। इस तरह से। हाँ, ये मैं अब गौर करती हूँ ना इससे, तो मैं यही सोचती हूँ कि जिस वक़्त मैं साथ थी बच्ची के, मैं उस वक़्त कुछ नहीं कर सकी ना। मैंने ना ही उस बंदे को देखा जो जस्ट पथराव इमेजिन। कर रहा था, ना वो मुझे पत्थर पता था कि वो सीधा मेरी गाड़ी में आके लगेगा और शीशा भी तोड़ेगा और उसके बाद उसके सर को भी लगेगा। ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी और मैं नहीं कर सकी। लेकिन अब वहाँ तो मैं दूर हूँ, वहाँ तो मैं वैसे ही नहीं कुछ कर सकती, वो इतने दूर और मैं कहाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो ट्रेन पे हमला करते हैं, बच्चे कहाँ जाएँगे, क्या होगा? ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती थी, तो अब मैं यही सोचती हूँ कि ना जो चीज़ें अपने इख्तियार की है ना, वो तो हमने कर ली हैं, लेकिन जो नहीं इख्तियार में है, उस पर तो मुकम्मल अपने आप को अल्लाह पे छोड़ना है और टोटल भरोसा करना है, तभी ज़िंदगी में हम साँसें ले सकते हैं। वरना तो हमें वही परेशानी और वही मुसीबतें और अपने वही मिग्रेन, जैसे कि वो बता रही थी मेरी बहन एक, राइट। तो ये चीज़ें अब नहीं होती हैं, अब नहीं होती हैं इंशाल्लाह, ज़िंदगी में। अब इंशाल्लाह। ये दिस इज़ व्हाट आई वाज़ सेइंग जी, कि अल्लाह ताला आपके लिए भी इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। यानी बहुत ही क्रूअल लगती है ये बात। मैं इससे माज़रत चाहता हूँ। मैं ये मकसद ये नहीं है कि किसी चीज़ को भी, किसी ऐसे लॉस को मैं अंडरमाइन करूँ, लेकिन हकीकत ये है कि हम उधर ही जा रहे हैं और हम उस जगह पे पहुंचकर इंशाल्लाह मौत का ख़ात्मा हो जाना है। तो लेट अस प्रे कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इस काबिल बना दे कि हम उधर सब इकट्ठे हों और उस तरह से चैन से जिएं। और वो जो लोग थे, देखिए जितना आपने बात फरमाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब मैं समझता हूँ कि मेरे मेरे वजूद के होने से मैं अपने बच्चों को बचा सकता हूँ। जिधर वजूद था उधर तो बच नहीं सके, और जिधर नहीं था उधर से बच के आ गए, प्रॉब्लम भी पैदा हुई। तो जिस वक्त अल्लाह ताला ने बचाना होगा, जब तक ज़िंदगी है कोई कुछ कह नहीं सकता। और जब ज़िंदगी नहीं है तो असल में ज़िंदगी नहीं है का मतलब ये है कि ये एपिसोड ऑफ लाइफ ख़त्म हो गया है। ये एपिसोड ऑफ लाइफ ख़त्म हो गया है और मेरा ख़त्म होने वाला है। मैं उधर जाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो उसके बारे में जो जो मेमोरीज़ तंग करती हैं, उनको कोशिश करें कि रोक लें, और जो मेमोरीज़ अच्छी हैं, बिकॉज़ दे विल ओनली टॉर्चर यू। ठीक है? उनका फ़ायदा नहीं होगा, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपको किसी किस्म की कोई सॉलेस नहीं मिलेगी। जो चीज़ सॉलेस देगी वो आपको ये देगी कि हम उधर जा रहे हैं, मैं भी उधर ही पहुंचना है मुझे भी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें सबको इकट्ठा कर देगा इंशाल्लाह। और वो जो अच्छी प्लेजेंट मेमोरीज़ हैं बेटी की भी और बच्चों की भी, वो हमेशा याद रखें और उस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने ये टाइम दिया हमें इसको एंजॉय करने का। बिकॉज़ एक चीज़ को ज़हन में रखें कि एवरीथिंग दैट यू मिस इन लाइफ इज़ अ रिमाइंडर दैट यू आर ब्लेस्ड। अगर हमें मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, वो जो टाइम आपने 16 बरस अपनी बेटी के साथ गुजारे हैं, वो आपकी तारीख में से और उसकी तारीख में से कोई नहीं निकाल सकता, कभी नहीं निकाल सकता। वो ऐसा टाइम है कि जो प्रोटेक्टेड है अब, उसको यानी लौहे महफूज में कर दिया गया है। वो एक ऐसी ब्लेसिंग है जिससे आपको कभी महरूमी नहीं होनी। ठीक है जी। वो जो टाइम था, लेकिन अब नहीं है वो। अब जो कुछ है, लेट मी जस्ट गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, बिकॉज़ मैंने उसको अचीव करना है जो मेरा मकसद है। बिल्कुल सही है सर। अल्लाह ताला आपको बहुत सब्र दे जी। बड़ी तकलीफ़ दह बात है। अल्लाह ताला वालिदैन को इस तकलीफ़ से बचाए हमेशा। जी, हम एक क्विक अपडेट ले लेते हैं अपने सर्कल पे अदनान से, और फिर वी कैन कॉल इट अ डे इंशाल्लाह। जी अदनान। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ग्रुप सर्कल के हवाले से ये है कि मेनली हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मोई साहब की जो प्लेलिस्ट है उसको तरतीब से चल उसके ऊपर टॉपिक्स ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजर्स ख़ास तौर पर आसिफ साहब ज़फ़र साहब शेयर कर देते हैं पहले ही लोगों से, जैसे कि हमारी लास्ट वीक्स में चल रही थी ऑल्टरिंग आवर फोकस फ्रॉम व्हाट इज़ रॉन्ग टू व्हाट इज़ राइट।
इसके ऊपर हम लोगों ने 3 वीक्स प्लस टाइम स्पेंड किया। फिर उसके दरमियान में एक टॉपिक आ गया डिस्कशन के अंदर कि विक्टिम माइंडसेट, तो उसके ऊपर एक डिस्कशन रख ली गई। फिर एक सजेशन आया कि हमें इन बिटवीन ओपन सेशंस भी रखने चाहिए। उसमें डिफरेंट व्यूज थे, हर एक ने व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों का एक्टिव रहता है, तो उसमें ओपिनियंस रखे दोनों। कुछ लोगों का ओपिनियन था कि नहीं, हमें वी शुड स्टिक टू द टॉपिक, कुछ का ओपिनियन था कि नहीं, वी शुड हैव सम ब्रेक्स इन बिटवीन, जहां पर लोग अगर सेवरल डिफरेंट क्वेश्चंस है वो भी लेकर आए। तो फिर वो वोटिंग के ऊपर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ये बीच में कुछ ऐसे सेशन होने चाहिए आफ्टर द एंड ऑफ वन टॉपिक, कि जिसमें ओपन डिस्कशन हो। तो जो कल हमारा सेशन हुआ वो एक ओपन डिस्कशन का सेशन था, जो कि इस लिहाज से अच्छा गया कि कंट्रीब्यूशंस हुई, लोग डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आए और उसके ऊपर डिस्कशंस भी हुई और ओपिनियंस भी एक्सचेंज हुए। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, खासतौर पर माशाल्लाह। ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया, जिसमें खासतौर पर आसिफ साहब, जफर साहब हैं, उनके टाइम स्पेंड होता है, आयशा भी सपोर्ट में रहती हैं। तो दिस इज इन अ नटशेल हाउ इट इज चलिए, प्रोग्रेसिंग। अल्लाह ताला बरकत डाले इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदनान। जो हैंड रेज है हमारे पास, वो हमने नोट कर लिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पहले हैंड रेज कर दीजिएगा तो हम आपको पहले मौका दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह मोइज जी, साहब, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।